जहां एक तरफ भारत सरकार लगातार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कर रही है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि आप स्वदेशी सामानों का उपयोग करना बढ़ा दें। वहीं दूसरी तरफ आपको एक ऐसे गांव के बारे में हम आप बताने जा रहे हैं जहां के कुम्हार अपने अस्तित्व की, अपने रोजगार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीह घाट गाँव की। यहाँ के कुम्हारों की क्या स्थिति है ये हमें यहाँ के गांव के प्रधान जी बताएंगे, और इसके अलावा इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका प्रधान जी हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा प्रधान में। पहले तो आप अपना नाम बताएं हमें। तूफानी प्रजापति मेरा नाम है। कब से आप इस गाँव के प्रधान बने हैं? लगभग साल 12 महीना हो गया। 12 महीना हो गया आपको, यानी अभी रिसेंटली बने हैं आप। तो इसके पहले जो आपके यहाँ के प्रधान थे उनके कार्य की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्य उन्होंने इस गांव में अच्छे किए हैं, और क्या कार्य ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आप प्रधान बन गए हैं अब आपको करने हैं? हमको तो मैडम जी अपना ही कार्य करना है, जो भी काम है जी। अच्छे से अच्छे काम चाहते हैं कि इस गांव का हो जी। क्या क्या कमियां हैं जो आपको नजर आती हैं वो भी हमें बताइए। हमारे गांव में मैडम जी अभी कई रास्ते हैं। बड़ा गांव ग्राम सभा है, इसकी जनसंख्या गांव की लगभग 11 से 12 हज़ार है। इस गांव की जनसंख्या 11 से 12 हज़ार है, यानी कि कम से कम मान ले तो 4-5 हज़ार परिवार यहाँ पर होंगे। ठीक है, इन परिवारों के रोजगार का साधन क्या है? इस परिवारों का रोजगार का साधन मैडम जी, मान लीजिए कोई अगर जाना चाहता है तो शहर जाता है, गोरखपुर जाता है। मेन शहर गोरखपुर ही है यहाँ से, लेकिन दूरी पर है। और बाकी तो यहाँ रोजगार कोई सरकार की तरफ से तमाम रोजगार चली हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अभी रोजगार नहीं मिली है हम लोगों को। नहीं, हमारे यहाँ कोई रोजगार जैसा प्रोजेक्ट नहीं लगा है। अच्छा, तो चलिए, जिनके घरों में युवा होंगे या बच्चे होंगे वो तो चले जाते होंगे गोरखपुर में, लेकिन जिनके यहाँ पर नहीं है कोई, तो वो लोग क्या रोजगार का साधन अपनाते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, वही मजदूरी करते हैं मैडम जी। मान लीजिए किसी का काम लग गया, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दिया बटाई लेकर के अपना जीवन पालन करते हैं कैसा भी। अच्छा, मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलता है क्या इस गाँव में? जी मैडम जी, मिलता है मनरेगा की तरफ से जो कार्ड हैं, अन्यथा और भी लोग चाहते हैं तो उसका काम मिलता है। हाँ, तो चलिए, इस तरीके से इस गांव के लोगों का रोजगार मिल रहा है। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उन कुम्हारों के बारे में जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते थे, उनकी क्या स्थिति है इस गांव में, वो हमें हमारे दर्शकों को बताइए। उनकी स्थिति मैडम जी है कि मान लीजिए अभी तक हमारे गांव में जो कुम्हार हैं, ये जो पत्थर की चाक चलाते हैं ना, बहुत वजन पड़ती है। तो धीरे धीरे मिट्टी के काम से वो छोड़ते जा रहे हैं और जाकर के पेंट पॉलिश ही करना अच्छा बुझते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को जो कुम्हार हैं उनको ये इलेक्ट्रिक चाकें तमाम आई है ना, वो चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ मिला नहीं। अभी तक यहाँ के लोग जो है वो पत्थर का चाक होता है जिस पर पुराने ज़माने में जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वो पत्थर का चाक अभी भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। सरकार कई ऐसे गांव हैं जहां के कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक बनाने के लिए जो है वो दे चुकी है। जैसे कि आप टेराकोटा की जहां पर कलाकृतियां बनती हैं वहां भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक चाक और इसके अलावा और भी कई उपकरण दिए गए हैं उन लोगों को, लेकिन यहाँ के कुम्हारों को अब तक ऐसा कुछ भी मुहैया नहीं। जी नहीं, यहाँ अभी कुछ भी नहीं ऐसा मुहैया हुआ है। अच्छा, कितने परिवार होंगे जो कुम्हारी का काम करते हैं? यहाँ मैडम जी 15 परिवार हैं कुम्हारी का काम करते हैं। अच्छा। बाकी 10-5 लोग तो छोड़कर चले गए कमाने के लिए। जो युवा है, मान लीजिए वृद्ध हैं, गढ़ते गढ़ते किन्नी की तबीयत खराब हो गई, डैमेज हो गए, वो वजन पड़ती है ना, मिट्टी के काम में मेहनत पड़ता है। बिल्कुल। तो अब साधन न मिलने से वही समझते हैं कि हमको पेंट में ही अच्छा है, तो जितने युवा हैं वो अब धीरे धीरे कला छोड़ करके पेंट पॉलिश करने चले जाते हैं, शहर जाते हैं। जी, देखिए, ये जो कुम्हारी का काम है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य है, ये बहुत पुरातन संस्कृति है हमारे देश की, लेकिन अब लोगों के पास चूँकि उपकरण नहीं है, लोगों के पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने इस कार्य को छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनके पास संसाधन नहीं है। मिट्टी का चाक आखिर व्यक्ति कितने समय तक चलाता रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चाक होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मन की चाक होती है मैडम जी, वो बहुत वजन होती है और उसमें खतरा भी है ना। मान लीजिए चलाए, कहीं कील से निकल गई तो वो खतरा भी हो सकता है आदमी को। तो जब थोड़ा आदमी ढल जाता है जांगर तो करना नहीं चाहता है, और युवा हैं तो उनको कोई साधन मिला नहीं, इसलिए वो
पेंट पॉलिश जैसे फर्नीचर का काम आदि ये इसमें रुचि लगा ले रहे हैं। अच्छा, तो आपके गांव में अगर देखा जाए तो युवा जो हैं वो ज़्यादातर पलायन कर चुके हैं, गोरखपुर चले गए हैं, और या तो जो यहाँ पे रह रहे हैं वो यही थोड़ा मोड़ा जो मजदूरी का काम है वही कर रहे हैं। मजदूरी का काम रहे हैं, थोड़ा मोड़ा जो पार लगता है, मान लीजिए बर्तन बनाते हैं, नहीं मजदूरी काम में करते हैं, और कुछ लोग दिल्ली चले गए, गोरखपुर चले गए जी, ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, ये बताइए हमें कि इस गांव के अगर मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं इस गांव की? मैडम जी, हमारे गांव में सबसे मुख्य समस्या एक बड़ा ग्राम सभा है और घनी बस्ती है। लेकिन बारात आती हैं तो जैसे अनुसूचित जातियों में 2 टोले हैं, दोनों टोले पर बारात आती है तो बहुत तकलीफ होता है। राह में मान लीजिए जाम लग जाता है तो लोग आते हैं, बाहर के लोग जाम लगता है, हटाओ, लेकिन जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम लोग। अच्छा। तो बारात घर अगर बन जाता अनुसूचितों के लिए तो बहुत सरकार की कृपा होती। बिल्कुल। बारात घर के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम आ रहे थे आपके गांव की तरफ तो हमने देखा कि एक नदी पड़ती है, हमें पता भी चला था कि ये गांव जो है वो अक्सर बरसात में बाढ़ग्रस्त हो जाता है। सही बोल रही हूँ मैं? जी। तो कुछ बताएं हमें उसके बारे में कि क्या स्थिति होती है जब गांव में पानी भर जाता है, क्या इसकी तरफ से सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली है या फिर आपके जो पुराने प्रधान रहे हैं उन्होंने कुछ कार्य करवाया हो? नहीं जी मैडम जी, बंधे का काम तो एकदम नहीं होता है। मेन मदद तो सरकार का हम लोगों को बंधे का चाहिए। जो बंधा सुरक्षित रहेगा तो बाढ़ अंदर नहीं आएगी। लेकिन ये बंधा पे क्या कार्य होना चाहिए? बंधे पर मिट्टी का काम होना चाहिए। मान लीजिए पटरी का मरम्मत हो जाए, कहीं कहीं बस केवल बंधा पर मिट्टी गिर जाती है, लेकिन जब बाकी उसका ऊंचाई नहीं हुई, अभी चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ जाती है तो मान लीजिए जो मिट्टी कट कर बह जाती है उसके लिए चौड़ाई 15-20 साल हो गए, अभी कुछ काम इधर हुआ नहीं है। और बाढ़ में बहुत दिक्कत में हम लोग हर बार बंधा टूट जाता होगा जिसकी वजह से बाढ़ का पानी अंदर। हाँ, बंधा टूटने से ही मैडम जी हम लोग परेशान हो जाते हैं जब बाढ़ आती है। बाढ़ की स्थिति में इस गाँव के लोग क्या करते हैं? लोग पलायन करके चले जाते हैं या फिर यहीं पर रहते हैं, कैसी भी स्थिति में? जैसे मैडम जिसका मान लीजिए कहीं साधन है तो चले जाते हैं बाढ़ में, 2-4 महीना उधर गुजारते हैं। लेकिन जिसके पास कहीं ना आता है तो वहीं पर रह करके अपना बंधे पर झोपड़ी डाल लेते हैं, जहाँ ऊंची ज़मीन देखते हैं वहाँ झोपड़ी डाल लेते हैं, रहते हैं किसी तरह से। और सभी लोग बंधे पर मिलजुल कर मेहनत करते हैं कि बंधा टूटे ना, ताकि हम लोगों की हैजा तावन जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती, तमाम समस्याएँ हो जाती हैं। लेकिन प्रधान जी, बड़े ताज्जुब की बात है कि हम इतने आधुनिक हो चुके हैं, इतना विकास कर चुके हैं, इसके बावजूद गांव में ये जो समस्याएं आप हमें बता रहे हैं, बाढ़ की समस्या हुई या फिर जो लोग अभी भी एक मन का चाक जो है वो चला करके अपने रोजगार को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये समस्याएं जो है वो अब गाँव से दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब 21वीं सदी आ चुकी है? आज चुकी है मैडम जी, और सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। अगर आप लोगों की कृपा होगी, सरकार ध्यान देगी तो बहुत महान कृपा होगी, हो जानी चाहिए। जाकि अपना न जाकर के बाहर जो उगाए हैं वो अपने कला में लग जाएंगे तो घर पर ही ये कला करेंगे, और सरकार मान लीजिए मदद करेगी तो बाजार, उनका सामान बाजार जाएगा, वहीं कमाएंगे, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो है वो टेराकोटा के जो लोग थे, जो टेराकोटा की कलाकृतियां बनाते थे, उनके उत्पादों को व्यापारी आकर के खरीदने लगे और अब उस गांव की स्थिति कुछ और है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इस गांव में भी इस तरह की मदद मिल जाए सरकार की तरफ से तो जाहिर सी बात है इस गाँव की भी तस्वीर काफ़ी हद तक बदल सकती है। एक और सवाल है हमारा प्रधान जी आपसे कि इस गाँव में अगर बात की जाए मकानों की तो कितने लोगों के पास पक्के मकान हैं, कितनों के पास अभी भी कच्चे मकान हैं, कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं, क्या स्थिति है लोगों की? जैसे मैडम जी, अब तो कच्चा मकान कोई बना नहीं पाएगा। पहले का जो बना है उसमें रह रहे हैं, बाढ़ में कुछ मकानें ढह गई तो फिर पक्का बनाए हैं, कुछ लोग अभी कच्चे मकान में ही रह रहे हैं। अच्छा, हर घर में शौचालय पहुँच गया आपके यहाँ? हाँ, लगभग परिवार बढ़ता है तो मैडम जी मान लीजिए परिवार बढ़ रहा है तो शौचालय सबको कहाँ मिलेगा। जो पहले शौचालय बनवाई थी सरकार वो तो है, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ साथ शौचालय भी बढ़ना चाहिए। शौचालय बढ़ना चाहिए। अच्छा, सरकारी जो योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य को लेकर के भी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं गाँव में, आपके गाँव में स्वास्थ्य केंद्र है क्या? नहीं मैडम जी, हमारे गाँव में पंचायत भवन के पास एक भवन बना है, लेकिन आज तक कोई आया ही नहीं बैठने उसमें, और वो ढाने के कगार पर हो गया है। अच्छा, यानी इस गांव में जो है वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो ऐसे में प्रधान जी, अगर गांव के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो आखिर वो कहाँ जाता है? तो हम लोग मैडम जी वही साइकिल मोटरसाइकिल से बरही चौराहे पर जाते हैं, और वहाँ से मुख्य साधन हम लोग का टेम्पू मिलता है, सरकार की चलाई हुई एम्बुलेंस है। मान लीजिए हम लोग फ़ोन करते हैं तो आती है, लेकिन कहीं अगर फंस गई तो उतनी देर तक रुकते नहीं हम लोग। मान लीजिए तबीयत बिगड़ी तो टेम्पू का सहारा लेते हैं। चलिए, मान लीजिए एक
कंडीशन में आपको बता रही हूँ, मान लीजिए अगर कोई गर्भवती महिला है, उसे लेबर पेन हो रहा है, उस सिचुएशन में आप उसको कैसे लेकर के जाइएगा? फिर तो कुछ एम्बुलेंस का अगर हम लोग सहारा लेते हैं, अगर मान लीजिए कहीं एम्बुलेंस फंसी है तो हम लोग वही टेम्पू का सहारा लेकर टेम्पू से उसको स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाते हैं, जहाँ नजदीक है, ब्रह्मपुर मान लीजिए, चौरी चौरा ले जाते हैं। और गांव में कोई ऐसा मतलब कोई नर्स, सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं मैडम जी। आशा लोग हैं तो अपना वो दवा ववा जब का मतलब वो भी वही टेम्पू से लेकर जाती है स्वास्थ्य केंद्र पर। अच्छा, हाँ। तो देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है, इस गांव में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना हुआ है, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी हुई है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से ज़रूरत पड़ जाती है तो उसे काफ़ी दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। खेती किसानी की क्या स्थिति है? किसान कितने यहाँ के संपन्न हैं, और अगर उन्हें कोई समस्या है तो भी हमें बताइए। यहाँ पर मैडम जी जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो चौराहे पर PWD सड़क जाती है, उसमें अगर पुलिया लग जाए तो आगे बंधे में गोर्रा नदी में रेगुलेटर है, वो पानी चला जाता है। लेकिन पुलिया न लगने से पूरी धान की फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर पूरी धान की फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसानों की स्थिति तो बड़ी खराब हो जाती है। किसान की स्थिति धान की फसल में तो बहुत खराब है, और गेहूँ पर भी असर पड़ता है। मान लीजिए जो पानी निकलता है धीरे धीरे बाद में टाइम खत्म हो जाता है, दिसंबर तक तो झुराता नहीं है। तो दिसंबर में जो दिसंबर के बाद गेहूँ बोते हैं उसका कुछ मिलता नहीं, जो सूख जाता है। अच्छा प्रधान जी, इस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है आपकी नज़र में? हमारी नज़र मैडम जी, वो जो बरही चौराहे से भगने की तरफ जाता है PWD रोड, उसमें अगर पुलिया लग जाए तो वो रेगुलेटर, उसके सामने गोर्रा नदी में रेगुलेटर है पानी निकालने के लिए, तो उसकी पानी उधर जाएगा तो रेगुलेटर खींच लेगा, नदी में चला जाएगा। अच्छा, तो धान की फसल बच सकती है। तो इस पे कार्य करने के लिए क्या कुछ आपको संसाधन चाहिए होंगे, या कैसे इस पर कार्य हो सकता है, आप हमें ये बताइए। हम लोग बहुत प्रयास किए, SDM साहब भी आए थे बीच में, लेकिन वो PWD के बोले कि PWD का वो सड़क है वही जानेगा, तो उसके एक्शन आए थे, बोले हम करा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं उसमें। अभी तक कुछ नहीं। और हर साल जो है आपके गांव के किसानों की खेती जो है वो खराब होती है। मैडम जी ये समस्या परमानेंट रहती है, जब भी बारिश का समय आता है तो दिक्कत उत्पन्न होती है उससे। मैडम जी राप्ती और गोरा नदी के दोनों के बीच में बसे हैं हम लोग। ये जो गांव है ये दो नदियों के बीच में बसा है, और कभी ये बढ़ जाती है तो साथ में वो भी बढ़ती है, इसी में से कनेक्ट है वो नदी। तो हम लोग का बहुत नुकसान होता है दोनों नदियों से, और उसका पानी उधर जाता है। और इसी संदर्भ में वो जो 3 सेट बाढ़ तड़ागत हमारे यहाँ बना है वो बिल्कुल जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, केवल पाए उसके टंग गए हैं। हमने कितनी बार कहीं भी कहा, लेकिन उसका सुनवाई कहाँ से है, कैसे है, हम तो अभी नए प्रधान हैं। लेकिन उसकी अगर जो निर्माण हो जाती तो मैडम जी बहुत सरकार की कृपा होती, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है वहीं पर, बच्चे जाते हैं अचानक पहुंच जाएंगे, कहीं गिर जाएगा वहीं तो दब जाएंगे, उसमें मर जाएंगे। अच्छा, मतलब इस गांव में जो है वो बाढ़ से बचने के लिए एक शरणार्थियों के लिए एक जगह बनाई गई थी। और उसकी हालत जो है वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि अगर वहाँ पर स्कूल के बच्चे जाते हैं या कोई भी वहाँ पर जाता है तो ऐसे में कोई दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए उसको बेहतर आप बनवाना चाहते हैं, मरम्मत कराना चाहते हैं। मैडम जी उसका नया निर्माण ही संभव, क्योंकि मरम्मत करने योग्य नहीं, पूरा जर्जर हो चुका है वो। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, इस बार तो अभी इस बार भी जो है वो बारिश होगी, बरसात होने वाली है, जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो गांव की तरफ आएगा। तो ऐसे में जो गांव के लोग हैं, अगर आपने बताया कि जहां पे शरणार्थी रहते हैं, अगर वहां की स्थिति ऐसी है, जर्जर हालत है, तो वो लोग जाएंगे कहाँ पर? फिर कहाँ जाएंगे मैडम, वही पाल लाते हैं हम लोग, तानते हैं, बांधते हैं उसी बंधे पर, और उसी के सामने रहते हैं। वो गिरने के नाते उसमें कोई डर से जाता नहीं उसके पास, उसी के सामने जो बंधा है वो उसी बंधे पर पाल ला करके, बड़ी बड़ी पाल हम लोग तानते बांधते हैं। तो यानी वो एक तरीके से शो पीस बन करके है, उसका कोई कार्य नहीं है। कुछ कार्य होते, कोई डर उसमें जाता नहीं, खंडर हो गया है वो। तो ये देखिए, ये इस गांव की कुछ मुख्य समस्याएं हैं। आपने देखा कि किस तरीके से गांव में अभी भी तमाम असुविधाएं हैं। एक सवाल और है हमारा गांव में पेयजल को लेकर के, कि क्या आप लोग शुद्ध पेयजल आप लोग को मिलता है, या मतलब कोई दिक्कत है पानी में? नहीं मैडम जी दिक्कत है। हमारे यहाँ जो टंकी बनी है पेयजल की 2 साल बनकर हो गया, खड़ी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कनेक्शन भी नहीं हुआ है कि हम लोग को पानी अच्छा मिले। केवल लोग हैंडपाइप से, सरकार का जो इंडिया मार्क का हैंडपाइप है उससे हम लोग पानी पीते हैं। उससे आप लोग पानी पीते हैं। आप लोग को टंकी यहाँ पर सेटअप की गई है, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं, अभी सप्लाई नहीं शुरू हुई, 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हुई। तो अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं करी कि भाई हमें जो है वो टंकी लग गई है, हमें पानी नहीं मिल पा रहा है? नहीं मैडम जी, मैं तहसील दिवस पर उसका कंप्लेन किया था। अच्छा। लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, अभी तक कुछ उसका जाँच नहीं हुआ कि क्यों पानी सप्लाई नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। एक बार पेयजल वाली समिति आई थी, मैंने इसका जिक्र किया था पंचायत भवन पर, लेकिन फिर भी अभी उसका
कोई सुनवाई नहीं हुआ मैडम जी। देखिए, यहाँ ये एक बड़ी समस्या है कि गांव में अगर प्रधान जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के तो उन समस्याओं पर सुनवाई नहीं होती है। आखिर कब तक ये ढीला रवैया अपनाते रहेंगे? सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, हर कोई इसमें जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं हमारे देश में पेयजल की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक हमने जितने भी कार्यक्रम किए हैं मेरा गाँव मेरा प्रधान के, उसमें आपने देखा है कि ज़्यादातर गाँव में पेयजल की समस्या सामने आती रही है। आखिर में प्रधान जी, मैं आपसे गांव में आपकी गांव की महिलाओं के बारे में जानना चाहती हूं। महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, कितनी रोजगार में हैं और क्या स्थिति है महिलाओं की? देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं लगभग 90% शिक्षित हैं। हाँ, अब रोजगार में यही महिला समूह चला रहे हैं लोग, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा है कि महिला अपनी काम करें। यही मान लीजिए कहीं काम लगता तो जाती हैं, ये रुपया हो गया, सोनी हो गया, काटने का चीज़ हो, इसी रोजगार इसी के द्वारा हो जाती हैं जो गरीब महिलाएं हैं। मतलब कोई मेन सोर्स नहीं है आपके यहाँ? सोर्स नहीं है कि हम लोग उसको लगाएं और उसमें महिलाएं कार्यरत हों। तो आखिर में प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे सरकार से, और वो भी हमें बताएं, और साथ में हमारे दर्शकों से आप क्या कहेंगे वो भी बताएं। हम तो सरकार से यही निवेदन करें कि हमारे गांव में जो भी प्रोजेक्ट हो, जो भी साधन हो, सरकार लगाए। सरकार तो लगा रही है, बड़ी अच्छी सरकार है, लेकिन यहाँ पर आता नहीं है साधन। मान लीजिए वहाँ पर अलॉट कर दी सरकार, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए, जांचना चाहिए। मान लीजिए अधिकारियों को आना चाहिए कि क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। तो हम तो सरकार को धन्यवाद देंगे कि वो, हम लोग सुनते हैं पेपर में यहाँ ऐसा हुआ सरकार से, तो हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे गांव में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगेगा कि महिलाओं को सब सुविधा मिलेगा, सब कार्यक्रम होगा। तो ये थे डी घाट के प्रधान जी, जिनसे हमने बात करके ये समझने की कोशिश की कि आखिर इस गांव की स्थिति क्या है। इस गांव के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये गांव बाढ़ग्रस्त हो जाता है, तमाम तरह की असुविधाएं यहां पर होती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब जब प्रधान जी जाते हैं समस्याओं को लेकर, तब इनकी बातों को नकार दिया जाता है या उस पर कोई ढंग की कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक गाँव इस तरह से अविकसित रहेंगे, गाँव में इस तरह की असुविधाएं बनी रहेंगी। इस तरह की और भी समस्याएं हम उठाते रहेंगे। बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा प्रधान के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।